हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक और नए लेक्चर में। तो एग्रीकल्चर के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 36 की शुरुआत हो रही है। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड हैं आपके प्रैक्टिस सेट के, तो आप उन्हें भी जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एंड बटन पर भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पेपर में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। पेपर में हर साल यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आयामी सूत्र क्या है। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसे हम लोग आयामी सूत्र या दूसरे शब्दों में कहते हैं विमीय सूत्र, यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर साल। तो यदि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है तो आप इस लेवल के क्वेश्चन को भी अटेंड करें। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आपसे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा जाएगा, मतलब आप यदि फॉर्मूला लिखें कौन सा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या उसी को हम इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है। तो सब फॉर्मूला होता है इसका हमारे पास में, ठीक है। ये किसके बराबर में हमारे पास में फॉर्मूला, कैपिटल जी, जिसे हम लोग कैपिटल जी कहते हैं। ये क्या है हमारे पास में, ठीक है, कैपिटल जी माना जाता है इसे। कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो सर होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपको मैं याद दिला दूं, F इक्वल टू जी एम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। याद कीजिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें एम जी की वैल्यू चाहिए थी, तो आर अपॉन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, एम इंटू में था, अपॉन में चला गया, तो उससे एक फॉर्मूला बना ये वाला। इस फॉर्मूले पे आप को वैल्यू रखना है। तो सर बोले बल का फॉर्मूला, ये बल, एफ मतलब क्या होता है, बल। भाई ये एफ मतलब होता है हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बोल सर फोर्स का फॉर्मूला होता है बल बराबर क्या होता है, बोल सर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बोल सर एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बोल सर एफ इक्वल टू होता है एम और ए। ये फॉर्मूला होता है एम ए। द्रव्यमान का हो गया एम, लेकिन त्वरण का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, ठीक है। त्वरण को क्या लिख सकते हो आप लोग, त्वरण को लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर लिखते हैं। तो v अपॉन क्या हो जाएगा, दर, ठीक है। तो दर के लिए क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पर, टाइम लग जाएगा। v अपॉन क्या हो जाएगा, t, भाई वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो आप उसको आगे की ओर और देखते हैं, बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो क्या हो गया था हमारा, f इक्वल टू क्या हो गया था, m इंटू क्या हो गया था, a हो गया था। तो ये था हमारा बल, बल बराबर m क्या था हमारे पास में, द्रव्यमान, और a का मान क्या था बच्चों, त्वरण। ये फॉर्मूला था, द्रव्यमान गुणित त्वरण था। तो त्वरण का फॉर्मूला और क्या होता है, बोल सर त्वरण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान का द्रव्यमान लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द्रव्यमान का द्रव्यमान गुणित त्वरण को क्या लिख सकते हैं, वेग बटे समय, वेग बटे समय। और फिर से वेग का भी फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, बोल सर वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है हमारा, ठीक है, m इंटू ए, एम का m, a का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी क्या होता है बच्चों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये भी की जगह d अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी का ऑलरेडी ये t जैसे का वैसा, ये t जो है ये वाला t है, और v की जगह क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt लिख सकते हैं। फॉर्मूले हैं, आपने ये 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। बोले यस सर, बन जाएगा। वेग का हो गया विस्थापन बटे समय, और ऑलरेडी क्या है ये समय साथ में चल ही रहा है, तो साथ में क्या जाएगा यहाँ पर एक समय आ जाएगा। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन, मतलब किसी भी जगह को यदि आपको नापना, भाई आप यहाँ से यहाँ तक चले गए तो किस में नापोगे, लंबाई हो गई बोले नापने की। समय, समय मतलब टी, एक टी ये है समय का, एक टी ए, कितने टी हो गए, बोले सर 2 टी हो गए। तो इसको आप कैसे सुधार के लिखोगे, चलो इसको लिखेंगे हम लोग एम, एल कितने हैं, एम भी 1 है, एल भी 1 है, और टी कितने हो गए, बोल सर टी 2 हैं, लेकिन ये नीचे हैं,
नीचे से जब कोई भी चीज़ ऊपर आती है तो उसके सामने लग जाता है यहाँ इनवर्स, जिसे हम लोग माइनस कहेंगे, आप लोग माइनस कह सकते हो। यदि यहाँ 3 रहता तो यहाँ पर -3 हो जाता। मतलब कोई भी चीज़ यदि अपॉन में, जैसे कोई मान के चलो आपके पास में l की पावर 3 अपॉन में है, ठीक है, ये लिखा हुआ है m लिखा हुआ है, अपॉन में l3 लिखा, तो m का m एक है लेकिन l नीचे है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ इनवर्स लग जाएगा। आया क्या समझ में, सबको क्लियर है? तो ये आपका हो गया। अब क्या निकल कर आया आपका, वहां पर आपने वहां पर देखा, ठीक है, तो ये आंसर बन रहा है। कैसे बन रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला ये था, कौन सा फॉर्मूला था आपने देखा होगा, फॉर्मूला था सर बोले G = F × R² अपॉन M, और M 2 M थे, एक कैपिटल का था एक स्मॉल का था। F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर M 1 है, L 1 है और T -2 है। बोले सर ठीक है। R मतलब होती भाई दूरी, दूरी को इससे नापोगे, लंबाई नापना पड़ेगा तो L से नापोगे ना, तो L कितने हो गए 2। M मतलब हो गया वजन, M मतलब हो गया वजन, 2 वजन है, 1 M से 1 M कट गया। अब मुझे बताओ M कितना, बोल सर ये नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 ही है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। L कितने, 2 यहाँ है और 1 यहाँ, कितने हो गए 3 हो गए, और T कितने हैं 2 हैं। अब आंसर मिला लीजिए आप लोग, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत IMP क्वेश्चन है, हर साल आपको एग्रीकल्चर के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हेन मेथनॉल इज रिएक्ट विथ, ठीक है, CH3MgBr, CH3MgBr के साथ रिएक्ट करा रहा है फॉलोइंग बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब आप वाटर के साथ में इसको क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे। द कंपाउंड X इज फॉर्म्ड व्हेन X इज हीटेड विथ, ठीक है, कंसंट्रेशन HI, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ में HI इज प्रेजेंस ऑफ रेड P4 एट, ठीक है, 423 केल्विन। द प्रोडक्ट बाय इज ऑब्टेन आइडेंटिटी X एंड Y। बोले X और Y जो है वो होंगे क्या एक्चुअली में, तो ये आप CH3 की रिएक्शन करा दिए, इसकी रिएक्शन करा दी आपने किसके साथ में, ठीक है। देखो जब मेथनॉल की CH3MgBr के साथ में, जब मेथनॉल मतलब क्या होता है, ठीक है, मेथनॉल मतलब क्या होता है, C2H5OH, ये होता है मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है, मेथनॉल का फॉर्मूला क्या आपका, तो ये मेथनॉल है कि एथेनॉल है, बोले सर मैथ मतलब क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथनॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये एथेनॉल है, CH3 क्या होगा, CH3 आपका OH क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करा दो, देखो भाई कितने हो रहे हैं, 1 C कितने C हो गए, 2 C वाला हो जाता है एथ, 2 C वाला क्या हो जाता है C2H5OH हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा क्यों हो जा रहा है C1 और यहाँ पर C1, क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, ना कि ये मेथनॉल होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ये होता है आपका मेथनॉल, ये होता है आपका एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल, याद रखेंगे, फॉर्मूले हैं ये आपके, तो आपको पता होना चाहिए। बोले 1 C कितने C हो गए 2, यहाँ पर कितने H हैं, ठीक है 3, और 3 यहाँ पर 6, जबकि जगह कितने 2, OH का OH, ये देखो एथेनॉल बन गया आपका। मेथनॉल से क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको C2H5OH लिखवाया, ये फॉर्मूला होता है हमारा एथेनॉल का, इसलिए लिखवाया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और ये फॉर्मूला होता है हमारा मेथनॉल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या? जब आपने इस फॉर्मूले को लगा दिए, OH भी लगा दिए, MgBr यहाँ पर बचा खाली, और यहाँ पर क्या बचा, ठीक है, एक H यहाँ पर बचा, M एक H, साथ में क्या बचा आपका Mg और Br बचा। तो एथेन कैसे बना, ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन H के साथ में करा दोगे तो रिएक्शन में क्या बनेगा आपका, एथेन भी निकलेगा। तो एथेनॉल कैसे बना आपको पता है, कैसे बना एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। आपके पास में था ठीक है, CH3MgBr, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना था, मेथेनॉल। मैथ मतलब एक कार्बन, तो CH3 और OH लग जाता है, वो ऑल हो जाता है, ठीक है। नॉल कब लगता है, जब OH जुड़ जाता है। जब इसकी रिएक्शन कराओगे देखो C कितने हो रहे हैं, 1 और 1 2 लिख सकते हो। H यहाँ 3 है, यहाँ पर कितने 3 है, 6 हो रहा है, 6 में से 5 लिख सकते हैं। और ये OH का OH लिख दिए। यहाँ पर देखो C 2 थे, 1 C ये भी चला गया, 1 C ये भी चला गया। यहाँ पर 3 H थे, ये देखो 2 है, 3 H थे, यहाँ 3 H है, 6 H है, तो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से चले गए, 1 बचा, 5 H लिख सकते हैं। OH का OH लिख दिए, ये भी चला गया। अब क्या बचा, HMgBr बचा। तो जो आपका आंसर समझ में आ गया, एथेनॉल और क्या बनेगा यहाँ पर, एथेन बनेंगे। क्या बनेंगे,
एथेनॉल और एथेन बनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, यदि आप सीखना चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर है क्या? फिर पेपर के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपके, ठीक है, 11 में भी था, 12th में भी था, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। द फॉलोइंग is the distribution of a pocket money of 50 students in a survey, calculate the mean for the following distribution। मतलब आपको एक सर्वेक्षण में 50 छात्रों की पॉकेट मनी निकालना जो स्कूल जा रहे हैं, मान के चलिए 30 से 40 लोगों की जो आवृत्ति है वो 4 है, ठीक है, 40 से 50 लोगों की 6 है, ऐसा आपको रेशो दिया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसका कॉलम बनाना है। एक कॉलम बनेगा किसका, जो दिया हुआ है, मतलब वर्ग अंतराल का कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का। ये टेबल बना रहे हैं हम लोग, एक वर्ग अंतराल का टेबल बनेगा, ठीक है, जो दिया है हमें। फिर किसका कॉलम बनेगा, सेकंड आवृत्ति का बनेगा, जो आवृत्ति दी हुई है हमें, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा आवृत्ति का बन गया, ये एक्स हो गया और ये हो गया एफ। ऐसे कॉलम बनाएंगे, जरा देखेंगे कैसे कॉलम बनेंगे हमारे। देखो, जो क्वेश्चन दिया था, इंटरवल दिया था हमें, अंतराल, उसका कॉलम, जो फ्रिक्वेंसी दी था उसका कॉलम। एक्स हमें निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको अंतराल दिया जाए तो एक्स निकालना है। इसको जरा प्लस करो, कितना हो गया 70, 70 का आधा करो 35, ये 70 बटे क्या है 2 का आया, 35 आया। ये कितना हो गया, प्लस करो इसे 90, 90 का आधा करो 2। अंतराल से एक्स कैसे निकाला जाता है, बोले सर जो दोनों नंबर लिखे रहते हैं उनको आपस में प्लस करते हैं, 30 + 40 बटे 2, सभी के साथ ऐसे किया गया। 50 60 लिखा था ऊपर, देखो ये क्वेश्चन, 50 और 60 प्लस करो, बोले सर 110, उसका आधा करो 55, ठीक है। वैसे इसके साथ करो, सभी के साथ करो प्लस कर करके, क्या आ रहा है, जैसे 70 और 80 कितना हो गया 150, उसका आधा करो 75, 80 और 90 कितना हो गया हमारा, बोले सर 170, उसका आधा करो 85, ये 190 हो गया, 190 का आधा करो 95। तो ये एक्स निकल गया, और ये इसे कहा जाता है एफ, इसे कहा जाता है, जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो एफ है आपका। यहाँ से एक्स निकालना होता है, यहाँ से भाग देके, 2 का भाग देके सब में क्या निकाला जाता है, प्लस कर करके एक्स निकाला गया, ये आपका एफ है। आपस में भी इनका मल्टीप्लाई होगा, 4 का गुणा एफ के साथ में, क्योंकि फॉर्मूला बनता है। आपको जो माध्य निकालना है, जो आपको मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स अपॉन सिग्मा, एफ एक्स अपॉन होता है सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है आपका। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबका, इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का 35 में कीजिए 140 आएगा, 6 का 45 में कीजिए 45 में 270 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई कीजिए 55 में, ठीक है, 660 आएगा, 14 का कीजिए 65 में, ठीक है, 910 आएगा, 9 का कीजिए 75 में 675 आएगा, 3 का कीजिए 85 में 255 आएगा, इसका कीजिए, ठीक है, 190 आएगा। जब आ जाए तो इन सबको क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, जिसे कहा जाता है सिग्मा एफ एक्स। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू बन गई हमारी सिग्मा एफ एक्स की। सबको प्लस करने पर आएगा हमारा, ठीक है, 3100 आएगा। इसको यहाँ लिखेंगे अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू, मतलब ये जो नंबर एफ दिया जाता है इनको भी प्लस किया जाता है, इन सबको आप आपस में प्लस कीजिए, कितना आया 50 आएगा। इस 50 को लिखेंगे यहाँ अपॉन में, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से कट रहा है, 5 6 30, 1 बचा, ये हो गया 10, 5 2 10, कितना आया 62 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप और लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आते ही आते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बोले सर ऐसा क्यों, इसको सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यदि आप स्टेप बाय स्टेप करें तो। बोले सर इतना समय हमारे पास कहाँ होता है पेपर में, तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत इजी स्टेप, एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी होने वाला है। क्या बोले सर, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APR इन द रेशियो 3n + 8 अपॉन 7n + 5 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म। दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया जाएगा। जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले, हर साल एवरी ईयर यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। 10 टर्म बोला, कल 11 टर्म आ जाए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी जाए, बहुत ज़्यादा इजी। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन अभी फिलहाल होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे 2n + 5 दे दूँ मैं अपन आपको, और यहाँ पर दे दूँ 3n माइनस, आपको दे दूँ मैं 3 दे दूँ, 3n - 3 दे दूँ, या 8n माइनस लिख लो, 8n - 3 लिख लेते हैं, ठीक है।
और आपको मैं 10th की जगह यहाँ पर दे देता हूँ, मान के चलो एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप 9 ले लो, 9th टर्म निकालना है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको, जैसे इस बार आपको पूछा गया 10th टर्म, जो भी टर्म दिया जाएगा उसका एक कम कर लीजिए आप। ट्रिक है, ट्रिक, नहीं तो 10 मिनट लगेंगे, ट्रिक से समझिएगा। 10th टर्म दिया जाएगा उसका हो जाएगा 9, ओके। अब इस 9 का आपको करना है दुगना, क्योंकि ये इसको किसके इक्वल में लेना, आपको इसको इक्वल में लेना, आपके किसके, n, ठीक है, -1/2 के इक्वल में लेना है, इक्वल टू में 9, ये आपको इक्वल में लेना है। इसका एक कम करके उसको n-, ठीक है, 1/2 के इक्वल में लेना है, ले लिए। n-1 का 1, ये 2 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया तो सर 18 हो गया, 9 दूनी 18, और एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो आप ऐसा याद ना रख के आप डायरेक्ट याद रखो कि इसका एक कम करना है, उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। 10वां पद बोला उसका एक कम करो, कितना हो जाएगा आपका, बोले सर 9 दूनी 18, उसमें से क्या कर दो, एक क्या कर दो, जोड़ दो। बोले यस सर। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो जो भी आपको दिया है उसका दुगना करके 1 कम कर दो, ठीक है, 10 का क्या कर दो दुगना और उसमें से 1 कम कर दो, 10 दूनी 20, उसमें से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तब भी आपका 19 आएगा, इसमें भी 19 आएगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ 9 टर्म निकालो, 9 टर्म कैसे निकालोगे भाई, 9 टर्म मतलब 1 कम हो जाएगी 8, उसमें दुगना और उसमें क्या कर दोगे +1 कर दो, कितना हो गया हमारा 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया। नहीं तो आपको 9 बोला गया, 9 का निकालो, 9 ही निकालो, 9 का गुणा कर दो, 2 -1 कर दो, तब भी 17 आएगा। मतलब आप या तो दुगना से 1 ज्यादा जोड़ दो, या तो डायरेक्ट जो भी दिया उसका दुगना करके उसमें से क्या कर दो 1 कम कर दो। तो मेरा जो मानना होगा, आप जो भी अच्छा लगे आपको, दुगने से दुगना करके जो भी दिया उसका दुगना करके उसमें से 1 कम कर दो तो भी आ जाएगा। तो कितना है आपका n = आ गया 19, उसको आप यहां रख दो, n का मान आ गया आपका 19 + 8/7 × 19 प्लस मल्टीप्लाई कर दो जरा, 19 दिया कितना हो गया 57 + 8 माइनस करो, ठीक है, ठीक है, 9 का 7 के साथ करो, 63, 63 का 3 कैरी ओवर, ठीक है 6, ठीक है, 7 × 7, 7 और 6 कितना हो गया आपका 100, ठीक है, 33 + 15 है तो +15, प्लस करके देख लो कितना आ रहा है, प्लस करो 65 आ रहा है, इसको प्लस करके देखो कितना आ रहा है 140, ये रहा करेक्ट आंसर। तो आप किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको दिया जाएगा उसका आप क्या करो दुगना कर दो, उसमें से 1 माइनस कर दो, किसका मान निकल जाएगा 20 और 1 कम कर दिए 19, तो आपका मान निकल जाएगा n का, उसे आप यहां रख दीजिएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करने लग जाएं तो आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, उसके बाद भी आंसर आने के चांसेस नहीं है। याद रखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। यदि आपको ऐसे वीडियो हमारे बहुत अच्छे लगते हैं तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप साइंस ज़ोन एकेडमी के द्वारा एक दिन डेमो क्लास लगाकर जरूर देखिए। आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9407384042 पर, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और एक दिन डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। MPPT, CGPAT, ICR, PVFT, दहेज, नीट, JEE सभी प्रकार के यहाँ पर बैचेज आपको अवेलेबल हैं। आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए रहा एक क्वेश्चन होमवर्क, आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू 10, ठीक है, किलोवाट पर आवर, जो दिया हुआ है आपको किलोवाट आवर इन SI यूनिट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए SI इकाई में 10, ठीक है, किलोवाट आवर के अनुरूप ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन जाए तो आपको पहले पता होना चाहिए 10 किलोवाट निकालना, तो पहले आपको 1 किलोवाट पता होना चाहिए। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है आपका कितना, जरा आप खुद काउंट करके देखें, ठीक है, कितना होता है। तो सर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। क्या होता है ये, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, तो 36 लाख होता है, मतलब 36 लाख होता है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, क्योंकि जूल में पूछा है आंसर, तो कितने होते हैं 36 लाख होते हैं। तो आप उसे ऐसा लिख सकते हो
1.3 गुणित 10 की घात क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। 10 के लिए पूछा है, 1 किलोवाट का इतना होता है, 10 किलोवाट के लिए पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये दशमलव क्यों लगा यहाँ पर, ठीक है, 3 दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दिए तो इसके बाद जितनी संख्या रहती है उतनी 10 के ऊपर घात लगा देते हैं। जैसे आपको क्या लिखा था, 36 लिखा था, ऐसा लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लिखा था, 1 2 3 4 5 5 लिखा था, और ये आपको 10 के लिए बताना, तो 1 जीरो क्या हो गया इसमें, मान चलो बढ़ा दिया आपने 10 के लिए, ये 1 जीरो अभी फिलहाल आप यहाँ से हटा दो, जो लिखा था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 36 का 36। अब आपको क्या करना है, दशम पॉइंट लगाना, पॉइंट में लगा के सीखना है। तो 1 संख्या था, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 5 6 संख्या थी, दशमलव यहाँ लग रहा है, तो 3.6 हो गया और 10 की घात क्या आ गई वहां पर, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्या लिखना, 10 के लिए लिखना है, तो 10 की पावर एक और बढ़ रही है, देखो 10 आ रहा है, तो क्या हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो रही है, 7। क्यों, क्योंकि 10 के लिए निकालना मतलब एक पावर और जाके क्या हो जाएगी वहां पर, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, पेपर में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप साइंस जोन एकेडमी के थ्रू कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर एक दिन डेमो लेकर आप देखिए, काफ़ी कम फीस में आप आपकी कोचिंग कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में आप एक शानदार एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।